चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। आपके चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर और हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर एंटायर चैप्टर, है ना। कॉन्सेप्ट रिव्यू, क्या करने जा रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट रिव्यू कर। कल वही ठीक हो गया था, वही ठीक हो गया, विंडो का इशू था। चलिए क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू द कॉन्सेप्ट रिव्यू, है ना। ये चैप्टर क्या है, क्यों है, और किस तरह से इस चैप्टर को हम कवर कर सकते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, ठीक है। दिस इज इट, ओके। अब जरा एज्यूम करना शुरू करो, एज्यूम क्या करो, बात करना शुरू करो। आप ऑलरेडी जानते हो, आपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जवाब दे पाए, ठीक है। किसी भी फॉर्म को अगर हम देखें, है ना, अगर हम किसी फॉर्म को देखते हैं, किसी भी बिजनेस को देखते हैं, तो बिजनेस को फंड की आवश्यकता होती है ना। बिजनेस रिक्वायर्स व्हाट, फंड। बिजनेस को फंड की आवश्यकता होती है। अब दोनों तरह के रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, करंट ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं एक्सपेंशन के लिए। बिजनेस रिक्वायर्स व्हाट, फंड। जब बिजनेस को फंड की ज़रूरत होती है, देन दे आर हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ फंड आर अवेलेबल देयर, जहाँ से बिजनेस क्या कर सकते हैं, फंड को प्रोक्योर कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, देयर आर टू प्रिंसिपल सोर्सेज। कितने प्रिंसिपल सोर्सेज हैं हमारे पास, दो प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। वन इज योर डेट एंड सेकेंड इज योर इक्विटी। एक डेट है और एक इक्विटी है। अब अगर हम डेट और इक्विटी की बात करें, तो अब कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी सेल्फ एविडेंट है। जैसे पहली चीज़ ये है कि जो इक्विटी ओनर्स होते हैं, इनका रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि डेट लेंडर्स का रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हमें देखने को ये मिलता है, जो कॉस्ट होता है डेट का, वो हमेशा कम होता है किससे, इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं इक्विटी होल्डर का रिस्क इन्वॉल्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इस रिस्क को कैसे मैनेज करता है कोई भी लेंडर, कोई भी शेयर होल्डर, ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम आगे सीखें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना है कि कई कम ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि शेयर होल्डर का क्या होता है, रिस्क होता है। अब एज अ बिजनेस हमारे सामने कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। एज अ बिजनेस हमारे सामने पहला सवाल क्या खड़ा होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या प्रोपोर्शन हम रखने जा रहे हैं, है ना। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, क्या प्रोपोर्शन हम रखने जा रहे हैं डेट एंड इक्विटी का, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कहने का मतलब कितना डेट रखा जाए और कितना इक्विटी रखा जाए। एंड वी आर फ्री टू चूज एज पर आर बेनिफिट कोर्स। तो डेट और इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन होगा, इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसी को अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। तो हम अपने फाइनेंशियल लीवरेज को किस लेवल पे रखना चाहते हैं, वेदर वी ट्राइंग टू कीप इट एट हाई लेवल। अगर हम लीवरेज बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया लीवरेज बढ़ाने का मतलब हो गया, आप लीवरेज बढ़ा हुआ है आपने, हम जानते हैं लीवरेज बढ़ाने का मतलब किसको बढ़ाना, डेट को बढ़ाना। अब डेट के साथ हमारे को एडवांटेज आता है, डेट के साथ क्या आता है, एडवांटेज आता है। वो एडवांटेज किस फॉर्म में आता है, तो हम कहते हैं सर टैक्स सेविंग के। क्या होता है यहाँ,
टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि डेट पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो जितना इंटरेस्ट लगा उतने अमाउंट पे तो टैक्स लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना, वो तो माइनस हो रहा है। तो जैसे ही टैक्स सेविंग होती है तो इसीलिए हमारे को क्या होता है, डेट से एडवांटेज क्रिएट होता है। अब यहाँ दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, जरा ध्यान देना। पहला कि अगर हम डेट के पोर्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, और दूसरा अगर हम डेट के पोर्शन को घटाते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल जो अगर हम यहाँ देख सकते हैं, तो हमने ये कहा कि जनरल प्रिंसिपल ये कह रहा है कि फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब अगर हम लेवरेज को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब डेट बढ़ेगा, और डेट पे क्या है, टैक्स बेनिफिट है। इसका मतलब अगर हम डेट को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए क्या क्रिएट होगा, बताओ आप क्या कहते हैं सर, वी विल हैव व्हाट, एडवांटेज। और अगर हम डेट को घटाते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, डिसएडवांटेज। हमारे लिए क्या होगा, डिसएडवांटेज, राइट। डिसएडवांटेज किस टर्म में होगा, तो जो टैक्स सेविंग हम कर रहे थे वो टैक्स सेविंग हम नहीं कर पाएंगे। तो डेट बढ़ाया तो एडवांटेज, डेट घटाया तो डिसएडवांटेज। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। So here we have to decide कि what proportion of debt and equity will be taken. Here we have to decide what is going to be the level of what, financial leverage. अब बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, इस डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं तो हम कहते हैं ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा लीवरेज क्या होगा, ठीक है, ये डिसाइड करना है कि हमारा लीवरेज क्या होगा। और हमने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो हमेशा कम होता है किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब जरा सोचो आप, अगर कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेवरेज को देखें तो लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा, कम कर देगा। लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन से दिखाने की जरूरत नहीं है, उतना तो आप जानते हो, आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हो। तो लेवरेज क्या करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देता है। और हम जानते हैं एक और रिलेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ फर्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ फर्म, नॉट डायरेक्टली। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना हाई होगा, जितना बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म उतना क्या होगा, उतना ही कम होती चली जाएगी, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर हमने लिवरेज को बढ़ाया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये क्लियर है ना, वैल्यू ऑफ फर्म क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो एक बार बहुत बड़ा डिबेट इस पे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, तो कहने का मतलब इसका ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे है, वो तो रिलेशन है, और वो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी थियरी दिस रिलेशन विल एस्टैब्लिश, है ना। किसी भी थियरी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर घटेगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म घटेगा, दैट विल हैपन। अब एक सवाल आता है कि अब लोगों ने अपने अपने इस पे अपने अपने विचार देने शुरू किए, है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए। अच्छा, कुछ का क्या कहना है, कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डिटरमिन होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से कि हमने कितना डेट रखा है और कितना इक्विटी रखा है। अगर डेट का पोर्शन ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ, क्या ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर रहे हैं, या ये जो हम डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहे हैं, क्या इस कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे कितना ज़्यादा होगा। कुछ ने कहा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी रेशियो है, दिस विल सर्टेनली इन्फ्लुएंस योर वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ फर्म को क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा। कुछ का ये कहना था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो है, जो आप डिसाइड करते हैं डेट एंड इक्विटी को, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, ये इट डज नॉट इन्फ्लुएंस वैल्यू ऑफ फर्म। उनका कहना था कि ये वैल्यू ऑफ फर्म को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, उनका अपना वक्तव्य था। एंड इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी इन्होंने यहाँ से, जब हमने क्या कहा कि जब हम KD इज लेस देन व्हाट, KE, और क्योंकि रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका अपना कहना था कि जब आप डेट को बढ़ाते हैं तो शेयर होल्डर का रिस्क क्या होता है, बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, वी विल टॉक अबाउट दिस, राइट। दूसरा ये आ गया
तीसरी कैटेगरी में ऐसे वक्तव्य आए, आप कह सकते हैं इस तरह के कंक्लूजन्स आए, जिनका कहना था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को, डेट इक्विटी को, अगर आप डेट के पोर्शन को बढ़ाना शुरू करते हैं, मतलब अगर आप लिवरेज को बढ़ाते हैं, ऑल अबाउट व्हाट, लिवरेज। उनका कहना था कि पहले क्या होता है, पहले तो डिक्रीज होता है, पहले तो फर्म का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा, सॉरी, पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बताओ, तीन तरह के आए, इसका मतलब, इसीलिए हम कहते हैं कि जो दो चीजें हम कहते हैं, देखो हम सबसे पहले कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मार्केटिंग प्रॉब्लम। व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मार्केटिंग प्रॉब्लम? जरा सोचो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू डिसाइड योर कैश फ्लो, यू हैव टू डिसाइड योर कैश फ्लो। कैसे? आप कहते हैं सर कैश फ्लो में हमें ये डिसाइड करना होगा कि कितना मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट होगा और कितना रेसिडुअल होगा। फिक्स्ड कंपोनेंट का मतलब, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, डेट एंड इक्विटी, है ना, डेट एंड इक्विटी। तो अब आपको करना क्या होगा, फॉर्म को, फॉर्म हैज टू डिसाइड दैट हाउ दे आर गोइंग टू अलोकेट देयर कैश फ्लो, बिकॉज व्हाट विल हैपन हियर, देखो व्हाट विल हैपन हियर कि यू विल हैव अ फिक्स्ड कंपोनेंट, आपका एक फिक्स्ड कंपोनेंट होगा कैश फ्लो का, एंड दैट फिक्स्ड कंपोनेंट विल बी कवरिंग योर डेट, जो आपके डेट को कवर करेगा, एंड सर्टेनली देयर विल बी द रिमेनिंग अमाउंट, जिसको आप क्या कहते हैं, रेसिडुअल, एंड दैट रेसिडुअल विल गो टू व्हाट, इक्विटी। इक्विटी को क्या जा रहा है, रेसिडुअल जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज रिस्क इन इक्विटी। इक्विटी में क्या है, रिस्क है, बिकॉज देयर इज नॉट अ फिक्स्ड कंपोनेंट। जबकि कैश फ्लो का फिक्स्ड कंपोनेंट आप अलोकेट कर रहे हैं किसको, डेट को कर रहे हो ना, और रेसिडुअल किसको जा रहा है, इक्विटी को जा रहा है। तो इक्विटी का रिस्क क्या होता है, हमेशा हाई होता है, तो इक्विटी का डिमांड भी क्या होगा, हाई होगा। एज अ रिजल्ट हमारा के हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो थर्ड जो अप्रोच है, इसमें इनका कहना था कि क्या होता है, शुरू में जब आप डेट को बढ़ाते हो तो आप फायदा निकालते हो, फायदा निकालते हो तो आपका क्या होता रहता है, ये इंक्रीज होता रहता है। पर जैसे जैसे आप डेट के पोर्शन को बढ़ाते जाओगे, रिस्क इन्वॉल्व क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे डेट के पोर्शन को बढ़ाते गए, फिक्स्ड कंपोनेंट क्या हुआ, बढ़ता गया, और जितना ज़्यादा फिक्स्ड कंपोनेंट बढ़ेगा, रेसिडुअल क्या होगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि ईबीटी तो ईबीआईटी क्या है, तो सेम है, लेवल ऑफ ईबीआईटी इज व्हाट, सेम। तो जैसे जैसे फिक्स्ड कंपोनेंट बढ़ेगा, रेसिडुअल क्या होगा, घटेगा, रेसिडुअल घटेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। और जब इनका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, ये ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे, और जाहिर सी बात है फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। इस तरह से देखो कि बहुत मल्टीपल लोगों ने इस पे अपने राय दिए, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेकिंग इन एफएम। बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वहां भी आपको बहुत सारा कंट्रोवर्सी दिखता है ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन इन व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला जो है ना, ये जो हमारा पहला अप्रोच है, ये जो लोगों ने कहा राइट कि इन्फ्लुएंस करेगा, इसको कहा गया रेलेवेंस थियरी। क्या कहा गया, रेलेवेंस थियरी। ये वाला जो है, जो कहता है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सेकंड वाला, इसको कहा गया इरेलेवेंस थियरी। इरेलेवेंस थियरी, हमारे पास रेलेवेंस थियरी है और हमारे पास इरेलेवेंस थियरी है। तीसरा वाला किस में जाएगा बताओ, रेलेवेंस में ही जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी कह रहा है कि इंपैक्ट होगा, पहले क्या होगा, इंक्रीज, और फिर क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन इसका नाम है बेसिकली क्या, ट्रेडिशनल। तो क्या कहा गया, ट्रेडिशनल कहा गया। तो हमारे पास देखो रेलेवेंस है और इरेलेवेंस है। ये जो रेलेवेंस थियरी है, दिस इज कॉल्ड एज नेट इनकम अप्रोच, और ये जो इरेलेवेंस थियरी है यहाँ, दिस इज बेसिकली योर एनओआई। और दोनों के बीच में कौन आता है, ट्रेडिशनल, है ना। दोनों के बीच में कौन आता है, ट्रेडिशनल। तो यहीं से हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू दोनों में। हाँ, विदाउट टैक्स रेलेवेंस में, और विद टैक्स इरेलेवेंस। उल्टा बोल रहे हो। हाँ, जस्ट वेट 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 वेट, इधर आओ, यहां तक आ गए। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक व्हाट, द डिसीजन। हमें क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है, और यही आपको क्या करना होगा। एंड देयर आर सर्टेन एजम्पशंस यू विल हैव टू टेक। जरा गौर करना, हम कहते हैं कैसे इसको डिसाइड किया जाए। सवाल हमारे सामने है कि कैसे इसको डिसाइड किया जाए। अलग अलग थियरी है, कंट्रोवर्सी है, तो वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। हमें क्या करना होगा, बेस्ट अप्रोच को सेलेक्ट करना होगा, ताकि हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर सके, डिजाइन कर सके। सो हाउ कैन वी सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोच, है ना, इस पे चलते हैं।
कितने अप्रोचेज हैं हमारे पास? अभी फिलहाल हमारे पास 3 अप्रोचेज है ना, 3 अप्रोचेज को हमने देखा, एनआई, एनओआई एंड ट्रेडिशनल। अब जरा गौर करिए, हमने क्या कहा कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को यहाँ डिसाइड कर रहे होते हैं या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहे होते हैं, इन दैट केस वी हैव टू टेक सम एजम्पशन, कुछ एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशंस था? सबसे पहले हमने कहा था देयर इज नो टैक्स। क्या होता है? हम टैक्स को एज्यूम नहीं कर रहे होते। सेकेंड, हमने कहा था कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं। जब हम कहते हैं कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो इसका क्या मतलब है आपका? इससे क्या मतलब है आपसे? कौन बताए? ये तो सब जानते हो ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, नहीं करते ना। इसका क्या मतलब है? ईबीआईटी क्या होगा? सेम होगा, वही हुआ ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में तो सारे कॉस्ट आ गए, तो क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट? इसका क्या इंप्लीकेशन है? तो ईबीआईटी इज गोइंग टू बी सेम, है ना। तो कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ईबीआईटी क्या होगा? सेम होगा। सो व्हाट डज मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर्म कैन चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर्म कैन चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर इंस्टैंटेनियसली विदाउट अकरिंग एनी कॉस्ट। और यही रीजन है कि जो आप ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो, आपने फटाफट क्या किया? ऑल्टरनेटिव्स बना दिया, ईपीएस कैलकुलेट किया और बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप बता देते हो। किस आधार पे बता रहे हो आप? इसी आधार पे तो बता रहे हो कि आपके पास ये लिबर्टी है कि आप तेजी से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं बिना ट्रांजैक्शन कॉस्ट की चिंता किए हुए। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट अफेक्ट कर देता है आपके डिसीजन को, राइट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जीरो होने का मतलब है फर्म कैन चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर इंस्टैंटेनियसली विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट? द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट। इस तरह से हमारे पास कुछ एजम्पशंस थे, राइट। सारे एजम्पशंस को हमारे को यहाँ आवश्यकता नहीं है। इन एजम्पशंस का क्या मतलब है? इन एजम्पशंस का क्या मतलब है? इन एजम्पशंस का मतलब है कि हम क्या कहते हैं कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो हम इन सारे इन्फ्लुएंसेस को नलीफाई करते हैं। टैक्स का इन्फ्लुएंस को नलीफाई कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इन्फ्लुएंस को नलीफाई करते हैं, प्लस हम रिस्क को क्या करते हैं? नलीफाई करते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उस डिसीजन को टैक्स, उस डिसीजन को हमारा रिस्क ये अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। देन वी गो फॉर व्हाट? एंड देन फॉर एनालिसिस पर्पस वी कंसंट्रेट ऑन फ्यू रेट्स। अब कुछ रेट्स पे हम क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं। अब किन रेट्स का मतलब क्या है यहाँ? रेट्स का मतलब है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को हमेशा किसके साथ अलाइन करके रखना है? कॉन्सेप्ट को हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। और अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो टू स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर वी कंसंट्रेट ऑन सम रेट्स। अब वो रेट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला रेट हो जाता है आपका क्या? आपने कहा केडी। दूसरा आपके पास आ जाता है क्या? केई। और तीसरा आ जाता है आपका इन दोनों का ओवरऑल कॉस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? केओ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट। पहला रेट है मेरा केडी। केडी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि जो एनुअल इंटरेस्ट है हमारा, जो एनुअल इंटरेस्ट है ना, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो व्हेन आई राइट वैल्यू ऑफ डेट, इसका मतलब क्या समझ के चलना है? मार्केट वैल्यू समझ के चलना है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दिस इज आर व्हाट? केडी इज इक्वल टू आई अपन डी मान लो, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को डिवाइड कर देते हैं एनुअल इंटरेस्ट को किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को। सेकंड आ जाओ, द सेकंड रेट इज व्हाट? के। ना हाउ इट इज? आप कहते हैं ये इसलिए ऐसा हो रहा है फॉर्मूला बिकॉज इट इज व्हाट? डेट को क्या मान के चल रहे हैं हम? परपेचुअल मान रहे हैं। परपेचुअलिटी होती है तभी हम हमारा इस तरह का फॉर्मूला आता है। के इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल। अर्निंग अवेलेबल किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ गिवन होगा तो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को हम किसका पार्ट मानते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो डिपेंड करता है किस तरह से ट्रीटमेंट है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको अपन क्या कह सकते हैं बालक? दिस इज ईएटी। या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। इसको ऐसे शॉर्ट में हम ऐसे शो कर देते हैं और कर देते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय
वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। इसके लिए शेयर होल्डर के लिए कुछ अगर नहीं बचता है तब तो बहुत दिक्कत है। अभी हमने इसी चीज को देखा था, जरा गौर करो, हमने क्या कहा, रेसिडुअल जितना घटेगा शेयर होल्डर का डिमांड उतना क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिडुअल जितना घटेगा ईपीएस उतना घट जाएगा, क्योंकि रेसिडुअल को आप डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से, तो आता है आपका ईपीएस। रेसिडुअल घटा, इसीलिए हमने क्या कहा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मार्केटिंग प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव टू डिसाइड। तो लॉस में जा रही है कंपनी, तो कंपनी लॉस में जा रही है। हाँ, तो देखो अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो ईपीएस गिरेगा, ईपीएस गिरेगा, एमपीएस गिरेगा, ठीक है। तो उस कंपनी का नहीं, व्हाट हैपेंस, लुक, अब इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट क्या होता है, जैसे जब हम आर्बिट्रेज देखते हैं, आर्बिट्रेज में हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेज में हम करते हैं ये कि हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, मैंने टेक महिंद्रा का शेयर खरीदा जब वो 1056 रुपये का था, मैंने 100 शेयर खरीदा, एक हफ्ते के बाद उसका रेट गिर के हो गया था 1032 रुपये, मैंने फिर से 100 शेयर खरीदा, फिर एक हफ्ते के बाद उसका रेट गिर के हो गया था तकरीबन 1010-15 के आसपास, फिर मैंने 200 शेयर खरीदे उसके, फिर उसका रेट गया 995, फिर मैंने 400 शेयर खरीदे उसके, अभी उसका रेट चल रहा था, तो मेरा जो एवरेज प्राइस था दैट वाज समथिंग अराउंड 900 समथिंग, अभी उसका रेट है 1036 अप्रॉक्सीमेटली, 46 कल गया था। तो व्हाट इज हैपनिंग, आप कहोगे सर शेयर का वैल्यू गिर रहा है तो आप खरीद क्यों रहे हो, यही तो आर्बिट्रेज था। आर्बिट्रेज क्या कहते थे कि हाई वैल्यू शेयर को अपन क्या करते हैं, बेचते हैं और लो वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी ने कंसिस्टेंटली लॉस बुक किया तो शेयर होल्डर कंसर्न हो जाएगा। एक होता है कि आपने एक क्वार्टर में मान लो नहीं अच्छा कर पाए, ठीक है, और शेयर होल्डर क्या करता है, होल्ड करता है फंड को, इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करो, शेयर में मत इन्वेस्ट करो, है ना। आपने पैसा लगा रखा, आपको पता है इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ये कंपनी कवर अप कर लेगी, दूसरे क्वार्टर में भी लॉस बुक किया, तीसरे में भी लॉस बुक किया, चौथे में भी लॉस बुक किया, शेयर होल्डर कंसर्न हो जाएगा, वो बेचना शुरू कर देगा, वो चाहेगा कि मैं अपने लॉस को क्या करूं, कम से कम करूं, मिनिमाइज करूं, तो वो क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा। तो वो तो अलग सिचुएशन है ना, उसको हम यहां क्यों लाएं, राइट। तो दिस इज इट। नहीं, अगर हमारी अर्निंग खत्म हो जाती है, आपका कहना है कि आपका ये कहना है कि जो मेरा टोटल कैश फ्लो था, तो वो टोटल कैश फ्लो से मेरा क्या हो गया, डेट कवर हो गया, ये कह रहे हो आप, हमारा क्या हो गया, पूरा डेट कवर हो गया, यानी हाँ, यानी कि इक्विटी के लिए कोई अर्निंग नहीं थी, तो इसका मतलब इसको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने डेट को कवर किया, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका आरओआई क्या है, हाई है, ये कह रहे हो ना आपको। हाँ हाँ, तो ये अगर ये रिस्क ले रहे हैं ना, तो दे विल एक्सपेक्ट मोर। हाँ, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो व्हाट विल हैपन, जस्ट एक काम करो, होल्ड कर लो 2 मिनट के लिए, पहले इसको मुझे आगे बढ़ाने दो, अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आ गया हमारे पास। तो व्हाट इज केओ, केओ क्या हो गया, केडी एंड केई का वेटेड एवरेज, ठीक है। और व्हाट एल्स, हम क्या कह सकते हैं, और कैसे इसको, एक सेकेंड, हमने क्या कहा कि जो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है, देखो जब आपने केडी का निकाला रेट, तो आप क्या कह रहे थे, जो एनुअल इंटरेस्ट है उसको डिवाइड किया आपने मार्केट वैल्यू से। जब आपने केई को निकाला तो आपने क्या कहा कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड किया आपने किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। लाइकवाइज जब मैं केओ कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, इसका मतलब हम पूरे इनकम पे जाएंगे, एंड दैट इनकम इज व्हाट, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। जब हमने केडी कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से डिवाइड किया, जब केई पे गए तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड किया, तो जब केओ पे जाएंगे तो क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर देंगे,
इसे डिवाइड करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड करेंगे। इसी को अपन दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, EBIT अपन वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये है मेरा वैल्यू ऑफ फर्म, हमने क्या किया है, इसको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दिया। अब नाउ जो आप कह रहे थे, वैल्यू ऑफ फर्म इज बेसिकली व्हाट, D प्लस E। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है मेरा, डेट प्लस इक्विटी है। सो दिस इज माय KO, है ना। सो वी हैव डिफरेंट रेट्स अवेलेबल विद अस हियर, नहीं। अब अगर हम इसको अगर हम कंसीडर करें, V इज इक्वल टू D प्लस E, तो व्हाट इज KO? KO क्या हो जाता है, आप कहते हो सर KO प्लस KO माइनस KD G अपन, या एक काम करो ना, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, सेम को उठा के डाल देते हैं। आपने क्या कहा, KO इज इक्वल टू KD D अपन D प्लस E, ठीक है, प्लस KE E अपन D प्लस E। मैं E मतलब इक्विटी कह रहा हूं, S है स्टडी मैटर, तो S कह लो इसको। ये आ गया मेरा क्या, KO आ गया ना। इसी को जब हम ऊपर नीचे D अपन D प्लस E से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर KE निकालते हैं, तो KE का आपका वो फॉर्मूला आता है जो आप कहते हो KO प्लस KO माइनस KD D अपन E। इसी से सॉल्व करके निकलेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, आप देखो, अब यहीं से आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप सिलसिलेवार तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, कि हम कहते हैं कि ये KD है, ये KO है और ये KE है, और इसी तीनों पे हमारा पूरा का पूरा डिसीजन क्या करेगा, निर्भर करेगा। बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी हैव टू मैक्सिमाइज वेल्थ। हमें क्या करना होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब है वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना। वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को मैक्सिमाइज करना। अगर वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होगा। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होता है तीन चीजों से, KD KE KO, दीज आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो ये जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसे मुझे क्या करके रखना होगा, मिनिमाइज करके रखना होगा। अब हम ये कह रहे थे कि इंपैक्ट देखना चाह रहे थे हम, टोटल डिस्कशन ही यहीं से शुरू हुआ था। इंपैक्ट हम देखना चाह रहे थे लिवरेज का, इसका लिवरेज का ही इंपैक्ट होगा हमारे को। तो अब हम ये कहते हैं, यहां मेरा लिवरेज क्या है बताओ, आप कहते हैं सर ये वाला जो पोर्शन है आपका, है ना। तो अगर हम डेट इक्विटी को अगर हम वैरी करते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं, वैरी करते हैं, तो फिर हमें देखना होता है व्हाट इज द इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट क्या होगा ऑन किस पे, KD पे, KE पे, KO पे। दिस इज द डिस्कशन। और इसीलिए क्या है, डिफरेंट थियरीज आई हमारे सामने, इसी के लिए क्या आया, डिफरेंट थियरीज आए हमारे सामने। अलग अलग थियरीज ने D के हिसाब से वेरिएशन को अलग अलग तरह से क्या किया, एक्सप्लेन किया। पहली थियरी कौन सी थी, NI अप्रोच। फर्स्ट थियरी इज NI अप्रोच, है ना। यहां तक क्लियर है, चलो। फर्स्ट थियरी है हमारे पास NI अप्रोच। NI ने क्या कहा, फर्स्ट थियरी है हमारे पास NI अप्रोच। NI क्या कहता था, NI का कहना था कि अगर आप ये रहा आपका KD, ये रहा आपका KD, कॉस्ट ऑफ डेट, और हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो जब हमारा D, जब मेरा डेट कंपोनेंट क्या था, जीरो था, ये जीरो है मेरा। तो जब मेरा डेट कंपोनेंट जीरो था, उस समय मेरा KE क्या रहा होगा, एंड KO। तो KO एंड KE सेम लेवल पे होगा, यस और नो, सेम लेवल पे होगा। कब, जब मेरा डेट इक्विटी क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रहा मेरा KE, ये क्या रहा मेरा KE। जैसे जैसे डेट को बढ़ाते हैं तो मेरा जो KO है वो क्या होता है, कम होता चला जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, KO। ये किसका है, NI अप्रोच का एग्जाम्पशन है, राइट।
और आइडिया बहुत सिंपल है इसका, जरा देखो हम क्या कह रहे हैं। हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम लिवरेज को बढ़ाते हैं व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे हमने फाइनेंशियल लिवरेज को बढ़ाया, वर्किंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, लेस होगा, इट विल रिड्यूस, एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल ऑल्सो इंक्रीज। यही है ना, दिस इज आवर नेट इनकम अप्रोच, राइट। देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, एस प्लस डी, वी ऑलरेडी नो दैट। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमेशा इसी पे रहना, ये सारे रेट्स को ध्यान में रखना, इसी का एडजस्टमेंट होगा, दैट्स इट। यही मेरा मेन है ना, फॉर्मूला है ही कितना इसमें, है ना, टेक्निकली एक ही फॉर्मूला है, केओ का फॉर्मूला है, उसी से सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ फर्म इज व्हाट, एस प्लस डी, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, या ई प्लस डी कह दो आप इसको, राइट। मार्केट वेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, ये देखो, व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एन आई अपन के ई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, एन आई अपन के ई। ये देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, के ई नीचे आ जाएगा, एन आई अपन के ई। ये आ गया मेरा क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म, ये देखो के ओ, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। सो दिस इज आर व्हाट, एनआई अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच था, एनआई अप्रोच था, नहीं। और ये क्या कहते हैं कि रेलेवेंट है। आ जाओ सेकंड, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड नहीं, पहले आ जाओ थर्ड। थर्ड कौन सा अप्रोच है हमारे पास, एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच क्या कहता है, एनओआई अप्रोच क्या है, रेलेवेंस या इरेलेवेंस है। हम कहते हैं ये इरेलेवेंस थ्योरी है। ये कहता है कोई अफेक्ट नहीं होगा, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, तो ये क्या कहते हैं, ये एडजस्टमेंट दिखाते हैं। एनओआई का क्या कहना है, एनओआई का कहना है कि ऐसे नहीं होगा। एनओआई का कहना है कि आपने रिस्क कंसीडर नहीं किया था, एनआई ने क्या किया था, रिस्क को कंसीडर नहीं किया था। तो यहां क्या होता है कि ये मेरा रहा केडी, ठीक है। इसका कहना है कि ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे आपका के ई और के ओ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेट के पोर्शन को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप लिवरेज को बढ़ाते हो, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका शेयर होल्डर का रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट के ई लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा। के ई क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। और ये जो के ई इंक्रीज हो रहा है, ये डेट से होने वाले बेनिफिट को क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा। और एज ए रिजल्ट आपका केओ क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। और केओ अगर कांस्टेंट रह गया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट कब होता, जब केओ चेंज होता है ना। तो हम कहते हैं इसका कोई वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट नहीं होगा। ये कहना है किसका, एनओआई का। ये हमारा हो गया एनओआई। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ फर्म आर irrelevant. Any change in leverage will not affect value of firm and the market price. An increase in the use of debt is offset by the increase in the equity capitalization rate. Equity capitalization rate is nothing but the key. ये था कौन सा अप्रोच, एनओआई। तो अब जरा दोनों अप्रोच को गौर करो, फॉर्मूला अभी भी वही है, फॉर्मूला अभी भी वही है। तो मेरा मेजर फॉर्मूला क्या है, के डी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट अपन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, के इज इक्वल टू व्हाट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईएटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। और तीसरा था केओ, केओ इज इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म। यही मेरा फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ होगा, है ना। उसके बाद एक केओ आ गया, तो केओ हम जानते हैं क्या हो जाता है, केडी प्लस केई। केओ क्या हो जाएगा, केडी मतलब दोनों का वेटेड एवरेज, यही हुआ ना, दोनों का वेटेड एवरेज। तो दिस इज योर इरेलेवेंस थ्योरी। दोनों क्लियर है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या आया, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ने क्या किया, इन दोनों को एडजस्ट किया। ट्रेडिशनल ने क्या किया, दोनों को एडजस्ट किया। ट्रेडिशनल का क्या कहना है, ट्रेडिशनल का कहना है कि देखो ना तुम्हारी बात ना तुम्हारी बात, दोनों को खुश कर दिया, है ना। अब ये कह रहा है अप टू सम पॉइंट फाइनेंशियल लीवरेज के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्या बोल दिया, अप टू सम पॉइंट। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, इजंट इट ऑब्वियस। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे, आपके कैश फ्लो का फिक्स्ड कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर का फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा।
और जब शेयर होल्डर का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो आप जाहिर सी बात है उनका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको देना होगा ना उन्हें। अगर आप उनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को नहीं देते, जो आपका सवाल था, तो वो शेयर बेचेगा, तोड़ के भागेगा, भागेगा ना, तो आपको उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, उसका बढ़ेगा, और उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा। तो फिर शुरू में आपने डेट बढ़ाया तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ था, है ना, आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर बाद में ये क्या होगा, इसका रिवर्स होना शुरू हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, और ये क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ये कहना था किसका, ट्रेडिशनल का। तो ट्रेडिशनल क्या हो गया, इसीलिए याद करो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपको कि हमने एक कॉन्सेप्ट अपने लिए बनाया था, और वो कॉन्सेप्ट था कैपिटल स्ट्रक्चर कंटिन्यूम। क्या नाम दिया था, कैपिटल स्ट्रक्चर कंटिन्यूम। और हमने कहा था दो एक्सट्रीम एंड है, एक एंड पे हम उस थियरी को रखते हैं जो कह रहा है रेलेवेंस है, दूसरे एंड पे हम उस थियरी को रखते हैं जो कहता है इरेलेवेंस है। तो ये हो गया मेरा एनओआई, ये हो गया मेरा एनआई, और बीच में आता है इस कंटिन्यूम पे वो जो कहता है क्या, ट्रेडिशनल है, जो क्या कह रहे हैं, ट्रेडिशनल है। तो ये हमारा कंटिन्यूम था। अब इसी का करेक्शन आया एमएम। एमएम ने इसी के काम को फर्दर किया, एमएम ने कुछ अलग से नहीं किया, एमएम ने क्या किया, इसी के काम को फर्दर कर दिया। किसके काम को, एनओआई के काम को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इट्स एन एडजस्टमेंट ऑन एनओआई, या फिर हम कहते हैं एनओआई ने क्या कहा, एनओआई ने कहा कि जैसे जैसे आप डी को बढ़ाओगे, आपका के डी क्या है, इधर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका के ई क्या होगा, बढ़ेगा, ये वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यही बोला था ना इन्होंने। तो इसका कहना है कि ये जो बढ़ रहा है, ये इसका जो जस्टिफिकेशन है, इसका जो बिहेवियरल जस्टिफिकेशन है, ये तो कॉन्सेप्चुअल है पूरी तरह से। एनओआई क्या था, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल था। इसका बिहेवियरल जस्टिफिकेशन किसने दिया, एमएम ने दिया। ये जो हो रहा है ये क्यों होगा, ये जो हो रहा है ये क्यों होगा। अब जरा ध्यान देना सब, एमएम क्या कहता है, एमएम को हम देखते हैं बेसिक तरीके से। एमएम क्या कहता है, सुनो। एमएम, दो थियरीज एमएम की तरफ से आई। एक आया विदाउट टैक्स, ये पहले आया था 1958 में, है ना, ये इरेलेवेंस है। एक क्या आ गया, विदाउट टैक्स। एक आ गया विद टैक्स, ये कब आया, 1963 में। एक क्या हो गया, विदाउट टैक्स, और एक क्या हो गया, विद टैक्स। ये किसने दिया, एमएम ने दिया, राइट। सो ये कहता क्या है, जरा गौर करना। एमएम कहता है, एक थियरी है इनका इरेलेवेंस थियरी, इरेलेवेंस थियरी जो है आपका क्या, विदाउट टैक्स। ये क्या कह रहा है, इसमें इन्होंने टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया था, ठीक है, कब दिया था, 1958 में। एमएम का कहना है कि जब आप डेट को बढ़ाते हैं, जब आप डेट को बढ़ाते हैं, यानी कि जब आप लिवरेज को बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का रिस्क क्या होता है, बढ़ता है। शेयर होल्डर का रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। जब शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। आपका केई बढ़ेगा और केई क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा एडवांटेज को। अब जरा देखो, दो चीजें हैं, याद करो। अभी अभी हमने क्या कहा था, अब सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमने कहा था अगर हम डेट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एडवांटेज होगा। फिर हम कहते हैं अगर हम डेट को घटाते हैं तो क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, राइट। और केडी जो है लेस देन क्या है, यही है। तो ये क्या है, मेरा सस्ता सोर्स है। टैक्स को भी अगर एज्यूम ना करो तो भी ये क्या है, सस्ता है। तो ये हमारे को क्या रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए। इनका कहना था कि डेट के बढ़ने से, सस्ता होने की वजह से जो आपको फायदा होगा, एडवांटेज, ये एडवांटेज को सेट ऑफ कर देगा केई, क्योंकि केई क्या होगा, बढ़ेगा। लाइकवाइज डेट के घटने से जो आपको डिसएडवांटेज होगा, इसको सेट ऑफ कर देगा अगेन व्हाट, केई। इसको कौन सेटअप करेगा, केई सेटअप करेगा, क्योंकि यहां केई क्या होगा, गिरेगा। हाँ,
नहीं, एक सेकेंड, अगर अगर मेरा डेट को मैंने घटाया, ठीक है, अगर मैंने डेट को रिड्यूस किया, मतलब लिवरेज को रिड्यूस किया, तो लिवरेज को रिड्यूस करने से फिर से सोचो, देखो आपको मैंने क्या कहा था, कैश फ्लो हमें डिसाइड करना होता है कि कितना जाएगा फिक्स्ड कंपोनेंट में, कितना रहेगा रेसिडुअल। अगर हमने डेट को बढ़ाया तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और ये मेरा फिक्स्ड कमिटमेंट है, मेरे को देना ही है। तो जब मेरा डेट बढ़ा तो मेरी लाइबिलिटी क्या हुई, बढ़ी। तो जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ी तो मेरा कैश फ्लो का बड़ा अमाउंट किसको जा रहा है, फिक्स कमिटमेंट को, यानी कि रेसिडुअल क्या होगा, घटेगा। तो शेयर होल्डर्स को परेशानी होगी या नहीं होगी, बताओ। रिस्क क्या ले रहा है शेयर होल्डर, ज्यादा ले रहा है। जब शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क लेगा तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आई एम सेइंग अगेन, केडी भी बढ़ रहा है, और डेट को केडी नहीं कह रहा मैं, डी रेशियो को बढ़ा रहे हैं। केडी नहीं, केडी तो क्या था, केडी तो कांस्टेंट रहेगा ना, हमारा ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ग्राफ यही है, ये मेरा केडी है, ये मेरा क्या है, मेरा क्या है, केई है, ये मेरा केडी है, और ये मेरा क्या है, केई बढ़ रहा है ना। डेट से जो फायदा होगा, कॉस्ट ऑफ डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेट से जो फायदा होगा, डेट ज्यादा रखेंगे, सस्ता है ना वो, मेरा कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कॉस्ट पे मान लो 8% मैं कहता हूं, 8% पे डेट 1 लाख का, और 8% पे डेट 2 लाख का, इसमें ये मेरा क्या हो जाएगा, फायदेमंद होगा ना। तो जितना ज्यादा डेट बढ़ाएंगे उससे जो एडवांटेज होगा, डेट के बढ़ने से जो एडवांटेज होगा, उसको केई क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा, केई सेट ऑफ कर देगा, है ना। तो क्या होगा, और दूसरा बात, डेट को घटाया तो रिस्क क्या होगा, घटेगा, तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी क्या होगा, घटेगा, और जब शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन घटेगा तो वो सेट ऑफ कर देगा। मतलब ना ही एडवांटेज है ना ही डिसएडवांटेज है। ये कहा किसने, एमएम ने। इसको एमएम ने फिर साबित किया, एनवाई ने साबित, एनवाई भी तो ये कह रहा था, एनवाई भी तो ये कह रहा था, एनवाई में भी केई क्या हो रहा था, लीनियरिटी बढ़ रहा था, तो एनवाई कह रहा था कि केई बढ़ेगा जो डेट के बेनिफिट को सेट ऑफ कर देगा। एमएम ने कहा कि ये होगा कैसे, एमएम ने क्या कहा, ये होगा कैसे, और इसी पे चला गया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू क्या कहता है, सुनो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू ये कहता है कि अगर हम देखें कैश फ्लो सेट ए एंड कैश फ्लो ऑफ सेट बी, तो हम कहते हैं कैश फ्लो ए प्लस बी इज इक्वल टू कैश फ्लो ए प्लस कैश फ्लो बी। एमएम का कहना था कि ये होल टोटल जो है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में आप इसको बढ़ाओ घटाओ, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा, आपका ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रिंसिपल पे आधारित होकर एमएम ने क्या किया, प्रपोज किया और इसको प्रूव किया। इसको प्रूव करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए। यहां तक क्लियर है। एमएम विद टैक्स और विदाउट टैक्स में बालक कोई फर्क नहीं है 1 माइनस टी के अलावा, पहली चीज तो दिमाग में सेट कर लो, और कोई फर्क नहीं है 1 माइनस टी के अलावा, कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट क्या लास्ट में जाके डाल देना है 1 माइनस टी डाल, और 1 माइनस टी से क्या आ गया, फर्क आ गया, इसीलिए वो चला गया किस में, रेलेवेंट में। तो जितना का टैक्स बेनिफिट होगा, और टैक्स बेनिफिट में भी हमने परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाया था, तो मेरा निकल रहा था डेट मल्टीप्लाइड टू टैक्स रेट, बस इतने का फर्क है। तो इन्होंने प्रूव किया, और प्रूव करने के लिए एमएम ने दो कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, दो कॉन्सेप्ट से प्रूव किया। एक कहलाता है आर्बिट्रेज, एक क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज, और एक है कि वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट लीवरेज को रिप्लेस करो इससे, पर्सनल लीवरेज। ये करेगा शेयर होल्डर, ये कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेगा। अब एमएम क्या कहता है, सुनो। मोदिलियानी एंड मिलर का कहना था कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लाके क्या करना चाह रहे हो, ध्यान से सुनना। आप कहते हैं सर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को लाके क्या करना चाह रहा हूं, तो हम कहते हैं डेट क्या है, मेरा चीपर सोर्स ऑफ फंड है,
तो मैं ज़्यादा डेट एम्प्लॉय करूंगा और मैं अपना रिटर्न ऑन एसेट क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। मेरा रिटर्न ऑफ एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। रिटर्न ऑफ एसेट बढ़ने से मैं क्या कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा बेनिफिट दे पाऊंगा। मोर बेनिफिट टू व्हाट, शेयर होल्डर। मोर बेनिफिट टू व्हाट, शेयर होल्डर। तो फर्म कहता है कि अगर मैं डेट को बढ़ाता हूं तो मेरा रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा और रिटर्न ऑफ एसेट बढ़ने से मैं शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट दे पाऊंगा। एमएम कहता है रुको, ये जो आप बेनिफिट दे रहे हो ना शेयर होल्डर को, ये बेनिफिट शेयर होल्डर खुद से अर्न कर सकता है, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप डेट बढ़ा के, लिवरेज बढ़ा के अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शेयर होल्डर को फायदा दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फायदा शेयर होल्डर खुद से भी ले सकता है। तो शेयर होल्डर, जब आप डेट बढ़ाओगे तो उससे आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर वो फायदा उठाने के लिए क्या करेगा, एडजस्टमेंट्स करेगा। तो आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहता है एमएम? एमएम कहता है जनरल प्रपोजिशन क्या है? जनरल प्रपोजिशन है कि कंपनी ये सोचती है कि अगर मैं अपने डेट को बढ़ाता हूं, चूंकि डेट मेरा चीपर सोर्स है, तो मैं रिटर्न ऑन एसेट मेरा क्या होगा, हाई होगा। मैं पैसा लगाऊंगा, उससे मैं कमाऊंगा, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा दे पाऊंगा। एमएम कहता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को कोई ऐसा फायदा नहीं दे सकते जो इक्विटी शेयर होल्डर खुद से नहीं कमा सकता। तो वो आपका चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रेफर क्यों करेगा? आप शेयर होल्डर के लिए कोई बेनिफिट नहीं दे पाओगे। ये कहना था किसका? एमएम का। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ये दो प्रोसेस काम करेगा, एक आर्बिट्रेज है, एक कॉर्पोरेट लीवरेज रिप्लेस होगा किससे? पर्सनल लीवरेज से। तो व्हाट इज आर्बिट्रेज? व्हाट इज आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज का प्रोसेस कहता है कि करेगा क्या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का क्या टेंडेंसी होता है, मार्केट में क्या होगा, जिस फर्म का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, यानी कि जिसका एमपीएस ज्यादा है, और मान लो हमारे पास एक फर्म है जिसका एमपीएस क्या है, कम है, तो टेंडेंसी क्या होती है शेयर होल्डर की, रैशनल होगा शेयर होल्डर, ये अजम्पशन में है। शेयर होल्डर क्या है? रैशनल है। तो शेयर होल्डर क्या करता है, जिसका वैल्यू ज्यादा है जिस फर्म का, उस फर्म के शेयर को क्या करेगा, बेचेगा, सेल करेगा। और जिसका वैल्यू कम है इसमें क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इसका क्या करेगा, बाई करेगा। तो जरा सोचो, जब इसको सेल किया शेयर होल्डर ने, तो इसका एमपीएस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और जिसको बाई किया उसका एमपीएस बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली मार्केट में क्रिएट होगा एक क्या, इक्विलिब्रियम, जहां इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि मान लो ये जो फर्म है हमारा, और यही रीजन था कि जब आप एमएम को देखते हो तो एमएम कहता है वीजी इज इक्वल टू वी यू। क्यों कहता है वो वीजी इज इक्वल टू वी यू? क्योंकि उनका कहना है कि ये इक्विलिब्रियम आना ही आना है। आपने डेट लेके क्या किया, फर्म के वैल्यू को बढ़ाया, लेकिन शेयर होल्डर क्या कर रहा है, उसको बेच दे रहा है। और कहां इन्वेस्ट कर रहा है, जहां एमपीएस क्या है, कम है, या जिस फर्म का वैल्यू क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट में क्या ना क्रिएट हो जाए, इक्विलिब्रियम ना क्रिएट हो जाए, और वीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीयू हो जाएगा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको क्या कर देंगे, वो एक लीवर्ड एक अनलीवर्ड दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस कैलकुलेट करो। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, बताओ? वैल्यू ऑफ फर्म्स, है ना। वैल्यू ऑफ फर्म्स कैलकुलेट करने के बाद क्या दिखाओगे, किसका बेचेंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका क्या कर देंगे, बेच देंगे, और जिसका वैल्यू कम है उसका क्या करेंगे, खरीदेंगे। यही होगा। एक तो ये बात हो गई। अब आता है उसका खरीद लेंगे। करोगे ना, कोई कंफ्यूजन? हाँ, नहीं करते, उल्टा, वो गलत टेक्निक है ना। देखो, हाँ, मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल क्या दिया था मेरे पर्सनल लाइफ का। मैं टेक महिंद्रा का खरीदे जा रहा था, है ना। और अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो हंसेगा, बोलेगा कैसा इंसान है यार, तुम्हारा तो नुकसान हो रहा है ना, तुमने जो पहला लॉट खरीदा था उस पर देखो कितना नुकसान हो गया, 100 कितना 140 50 के 60 के आसपास खरीदा था, 1060 के आसपास खरीदा था, और गिरते गिरते 995 पे चला गया, तो पर शेयर लॉस देखो कितना जा रहा है।
लेकिन जो मैंने 995 पे खरीदा था वो मेरे एवरेज को क्या कर देगा, सेट ऑफ करेगा। तो लीवरेज का मतलब यहाँ, इसका आर्बिट्रेज का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वैल्यू वाले शेयर को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, और कम वैल्यू वाले शेयर्स को हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। देखो क्या हुआ, शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को पहले क्लास से कह रहा हूं, कभी भी शेयर पे पैसा मत लगाओ, बिजनेस पे लगाओ। शेयर मार्केट में जब शेयर का वैल्यू गिरता है, तो जो 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 इम्पेशेंस बायर्स होते हैं, जो इम्पेशेंस ट्रेडर्स होते हैं, या जो बहुत कम मार्जिन लेके चलते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स और एक होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो रोज का रोज कमाना चाहते हैं। तो अगर आपका शेयर का वैल्यू गिर रहा है, तो इसको बेच के भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा किस में पैसा लगाओ, बिजनेस में पैसा लगाओ। अगर आपने बिजनेस का फंडामेंटल चेक कर रखा है, और इसीलिए एनालिसिस करी जाती है, आप इनका स्टेटमेंट क्यों उठाते हो इन्वेस्ट करने से पहले? आपने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया तो आप उसका बैलेंस शीट देखते हैं, आप उसका P&L देखते हैं, आप उसके 5 साल के डेटा को क्या करते हैं, कम से कम एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? इससे क्या पता चलता है, बिजनेस का फंडामेंटल पता चलता है। तो अगर मेरा शेयर का वैल्यू गिर रहा है, ऐसे सिचुएशन हम बेचें या और खरीदें, और खरीदें, प्रोवाइडेड मेरा फंडामेंटल क्या है, स्ट्रांग है। तो मेरे को पता है कि ये गिर रहा है और बढ़ेगा महीने 2 महीने के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे। और जिसका बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाई है MPS, उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे, और वो पैसा उठा के इसमें डाल देंगे। यहाँ मेरे चांस, अर्निंग के चांसेस क्या है, ज्यादा है। बहुत लोगों ने खरीदा होगा, है ना? हाँ, और जब खरीद लो और मार्केट का वैल्यू गिरने लगे तो घबराओ मत, और खरीदो, है ना? है ना? और लेकिन वो सब आप अपने फंड को देख के करोगे ना, अपना रिस्क क्या करके, कैलकुलेट करके। VG इज इक्वल टू VU, लीवर्ड और अनलीवर्ड का कोई फर्क नहीं आएगा। किस प्रोसेस की वजह से, आर्बिट्रेज। तो इसीलिए आप जब कैलकुलेट करते हो ना आर्बिट्रेज प्रोसेस को, तो आप क्या, कहाँ जाते हो, सीधा क्या कैलकुलेट करते हो, वैल्यू ऑफ फर्म, लीवर्ड का, वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड का। जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको बेचो, जिसका वैल्यू कम है उसमें पैसा लगाओ। यस यस यस, ऐसे ही होता है ना? ट्रांजैक्शन कॉस्ट नीड टू बी कंसीडर्ड, है ना? अब 1-2 शेयर पे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, कॉस्ट में, हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, देखो हमने क्या कहा कि अगर हम शेयर के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कितने पे इशू किया, क्या फ्लोटिंग कॉस्ट रहा। तो अगर हमने 100 रुपये पे इशू किया और 10 रुपये का फ्लोटिंग कॉस्ट हुआ, तो मेरा क्या हो गया, वैल्यू 110 हो गया ना। 10 रुपये का मेरा क्या हो गया, कॉस्ट आ गया, और 100 रुपीज़ मेरे को मार्केट से क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इफेक्टिवली हम कितना गेन कर पा रहे हैं, 90 रुपीज़ है ना। तो फ्लोटिंग कॉस्ट तो अलग चीज़ है, वो तो आपने वहाँ पढ़ा हुआ। नेक्स्ट आओ, ये हो गया। सेकेंड है कि क्या होगा, अब इसमें मेरे को जवाब देना, सतर्क हो जाओ। पर्सनल लीवरेज क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसको, कॉर्पोरेट लीवरेज को। मतलब अब आप क्या कह रहे हो, सुनो, अब फर्म कह रही है कि ये जो लीवरेज है मेरा, मैं जो डेट को बढ़ा रहा हूं, ये लीवरेज मेरा क्या देगा, फायदा देगा किसको, शेयर होल्डर को। आप क्या कह रहे हैं, ये लीवरेज फायदा देगा किसको, शेयर होल्डर को। कहता है भाई साहब, आपका लीवरेज शेयर होल्डर को अगर फायदा देगा, तो आपके लीवरेज को शेयर होल्डर अपने लीवरेज से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। यहां भी उसको आप कोई फायदा नहीं दे पा रहे हो। तो सेकेंड मेथड क्या था हमारा, लीवरेज का। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि जो कॉर्पोरेट लीवरेज है वो पर्सनल लीवरेज से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इस दोनों में कॉर्पोरेट लीवरेज का मतलब हुआ जो फर्म का लीवरेज है, कंपनी का लीवरेज है, जो कंपनी क्या कर रही है, डेब्ट लाके आपको बता रही है। और पर्सनल लीवरेज का मतलब क्या हुआ, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, या इन्वेस्टर कह दो, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर्स का लीवरेज। मतलब फर्म जो डेट लेके आपको फायदा दे रही है, वही फायदा इन्वेस्टर भी क्या कर सकता है, डेट के थ्रू ले सकता है। तो फर्म के लीवरेज की उसको आवश्यकता नहीं है। कॉर्पोरेट लीवरेज क्या होता है, पर्सनल लीवरेज से रिप्लेस हो जाता है।
है ना। इस दो कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, प्रूव किया। बताओ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, क्या क्या बोलोगे? आर्बिट्रेज प्रोसेस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज, है ना। इसके बाद आया एमएम विद टैक्स। एमएम विद टैक्स क्या कहता है? एमएम विद टैक्स कहता है कि यहां आपको मिलेगा क्या, टैक्स शील्ड। क्या मिलेगा? टैक्स शील्ड मिलेगा, मतलब टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? तो हम कहते हैं सर ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, टैक्स डिडक्टिबल। तो हमारे को क्या होता है, यहाँ टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। और बस क्या किया गया, टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया है किसमें, एमएम में। कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। देखो इसको क्या कह रहे हैं, एमएम अप्रोच प्रोवाइड बिहेवियरल जस्टिफिकेशन अनलाइक एनओआई, मतलब जो एनओआई में नहीं था। वो कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हैंस टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। क्या कह रहे हैं? कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, बेस्ड ऑन बिजनेस रिस्क फर्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, नो टैक्सेस। अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म एनओआई अपन के हो, कोई बदलाव नहीं, सेम फॉर्मूला है ना, हमेशा सेम फॉर्मूला ही यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ये बाहर निकल जाएगा, क्यू माइनस के डी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। और ये देखो के ई क्या हो गया, बढ़ गया। के ओ क्या रह गया, कांस्टेंट, है ना। ये हमारा के डी हो गया। तो ये हमारा कैसा प्रोसेस हो गया। फिर हम आते हैं कहाँ, आर्बिट्रेज पे। आर्बिट्रेज में हमने क्या कहा, आर्बिट्रेज में हमने क्या कहा, सस्ता वाला खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो फॉर्म हमारे को बेनिफिट दे सकता था वो हम खुद से कर लेंगे। एमएम यही कह रहा है, क्लियर रखना है इस बात को दिमाग में। एमएम कह रहा है कि आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंज करके फायदा दोगे शेयर होल्डर को, वो फायदा शेयर होल्डर खुद से कमा सकता है। तो आप जो कह रहे हो एज अ, मान लो आप किसी कंपनी के सीईओ, आप कह रहे हो कि मैं डेट को लाता हूं तो मेरे को फायदा होगा। डेट को लाने से क्या होगा, चीपर सोर्स है, तो मेरे को क्या हो जाएगा, फायदा होगा और मैं ज़्यादा रिटर्न दे पाऊंगा। एमएम कहता है कि वो आप कुछ भी ऐसा नहीं दे पाओगे जो शेयर होल्डर खुद से ना कर सके। हाँ नहीं, देखो शेयर, रैशनल शेयर होल्डर्स का क्या होता है, आप करो ना, आप कर रहे हो ना, आपने तो पैसा लगा रखा है उन्होंने अनलीवर्ड में ही। आप अनलीवर्ड से किधर जा रहे हो, लीवर्ड पे, क्योंकि आप डेट का फायदा दिखाना चाह रहे हो। एमएम कहता है कि वो जो फायदा आप दोगे डेट का, वो फायदा शेयर होल्डर खुद से कमा सकता है, आपकी जरूरत नहीं है उसको उसके लिए। हाँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप लीवर्ड हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फायदा मिल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है विद टैक्स। विद टैक्स में जरा गौर करो, एक ही फर्क है और वो है टीबी का, दैट्स इट। आप हर एक शेयर पे लगा सकते हैं बालक। हाँ हाँ हाँ, तो एजम्पशन क्या है ये देखो, एजम्पशन क्या है, ये यहां पढ़ो, क्या है, सेम रिस्क क्लास। रिस्क क्लास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, अगर मान लो अदानी का शेयर है, मान लो कोई भी कंपनी का शेयर है, किसी भी कंपनी का शेयर है, तो ये बढ़ रहा है ना, इसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है तो आपका आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर ये दे रहा है तभी आप इसमें रहोगे। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रहा है, मान लो मैंने 10,000 का शेयर खरीदा और 4 महीने में इसका वैल्यू बढ़ के 10,002 हुआ, तो हो सब मैं फिर क्या सोचूंगा कि भाई मैंने क्यों पैसा लगा रखा है, मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है ना, एक एक साल वेट कर रहा हूं 2 रुपये के लिए पर शेयर।
आप क्या कहते हैं, मैंने अगर 10,000 रुपये लगाया, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया है, तो मेरे को इतना से काम नहीं चलेगा। मान लो आपने कोल इंडिया का शेयर खरीदा 230 रुपये का, और 6 महीने में अगर ये 232 जा रहा है, तो आपको कितना का इन्फ्लेशन मिल रहा है इस पर? 2 रुपये का। और अगर आपको आपको लगता है कि इसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, आप क्या करोगे? होल्ड करोगे शेयर को। अगर अदानी का शेयर कितना भी हाई प्राइस पे क्यों ना हो, इफ देयर इज चांसेस, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फुलफिल हो रहा है तो आई विल स्टे, मैं रुकूंगा। और अगर नहीं फुलफिल हो रहा तो मैं क्या करूंगा? क्विट करूंगा। रैशनल इन्वेस्टर तो यही करेगा ना। क्या करेगा रैशनल इन्वेस्टर? ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? हाई है। और जहां रेट ऑफ रिटर्न लो है, वहां से क्या करोगे? बाहर निकलोगे। आप किसी कंपनी में इसलिए तो इन्वेस्ट नहीं करते ना क्योंकि आप उस कंपनी को पसंद करते हो। करते हो क्या? नहीं ना। तो जब टैक्स आया, विद टैक्स आया, फिर से ध्यान दो सब, जब विद टैक्स आया तो इसमें कुछ नहीं आया, और क्या आ गया? टैक्स का फैक्टर आ गया। तो VG इज इक्वल टू VU, ये था मेरा पहले वाला। ये MM विदाउट टैक्स का प्रोपोजिशन नंबर 1। MM विदाउट टैक्स का प्रोपोजिशन 1 कहता था VG इज इक्वल टू VU। MM विद टैक्स का प्रोपोजिशन 1 कहता है VG इज इक्वल टू VU प्लस TB। TB इज व्हाट? टैक्स बेनिफिट। TB इज टैक्स बेनिफिट। और हम जानते हैं व्हाट, हाउ वी कैलकुलेट द TB। याद करो क्या कहा था, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाना है, लगाना है ना। क्या था? कैश फ्लो अपन इंटरेस्ट रेट। कैश फ्लो अपन इंटरेस्ट रेट, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? डेट मल्टीप्लाइड टू टैक्स रेट आएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स बेनिफिट। उसके बाद आ जाओ, तो दिस इज आवर टैक्स बेनिफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये हमारा प्रोपोजिशन 2 है। KEG मतलब लीवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ जो इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। बस हम KO को हटा के क्या करते हैं? KEU डाल देते हैं, दैट्स इट। बाकी फॉर्मूला क्या है? सेम है, इसको इग्नोर करो। बाकी फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। और WACC में KU 1 माइनस TL, where L is equal to what? Your leverage, debt upon debt plus equity. So what's the difference? Nothing ना। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ? हम कह रहे हैं कि जो MM विद टैक्स है उसमें बस क्या करना है हमारे को? 1 माइनस T को यूज करना है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हमें क्या इंक्लूड करके चलना है? टैक्स बेनिफिट को इंक्लूड करके चलना है, और कोई फर्क नहीं आएगा। तो व्हेन दे विल आस्क यू ना, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले में, उन्होंने कहा था MM अप्रोच विदाउट टैक्स में सॉल्व करो, दूसरे में कहा MM अप्रोच विद टैक्स में सॉल्व करो, है ना, कहा था ना। तो क्या हो गया? 25th क्वेश्चन था। तो अपन क्या कर रहे थे? पहले एक बार विदाउट टैक्स में कर रहे थे, तो उसमें हमारा टैक्स का कंपोनेंट हम इंक्लूड नहीं करते। एक क्या हो गया? VG इज इक्वल टू VU प्लस TB हो गया, है ना। दिस इज इट। हाँ, तो एजम्पशन ये 100% डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट क्या है? 100%। सारा इनकम क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। कर सकती है। तो देखो, जब हम सोर्सेज की फंड, सोर्सेज ऑफ फंड की बात करते हैं ना, सोर्सेज ऑफ फंड की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है? एक आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, आ गया। एक आ गया हमारा डेट एंड इक्विटी, राइट। और एक आ गया हमारा सेल ऑफ असेट्स। असेट बेच के भी तो हम पैसा ला सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने नहीं पढ़ा है क्या? है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिटेन अर्निंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा इसलिए वो फील हो रहा है क्योंकि वो पैसा हमारा है और उस पैसे को हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज दोनों तरह से बिहेव करती हैं। कुछ कंपनीज कहती है रिटेन अर्निंग क्या करो? डिवाइड कर दो। कुछ कंपनी कहती है रिटेन अर्निंग को क्या करो? इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है? MPS क्या होगा? बढ़ेगा। MPS बढ़ेगा तो शेयर होल्डर को या तो डिविडेंड दे दो या MPS बढ़ा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। दोनों में से किसी भी फॉर्म में बेनिफिट चाहिए। आप जिस फॉर्म में देना चाहो उस फॉर्म में दे दो, राइट। तो लेकिन आपको कॉस्ट आएगा।
इसीलिए जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिटेन अर्निंग को भी हम क्या कर सकते हैं, इसका अच्छा इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, हम कहते हैं ये किसका कैपिटल है बताओ। हाँ, ये किसका कैपिटल है, ये इक्विटी का कैपिटल है ना, आप इक्विटी वाला के पैसा ना देके आप क्या कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इनका क्वेश्चन कुछ और था, इनका क्वेश्चन था सर रिटेन अर्निंग को तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, और सर्टेनली करेंगे जब हम एसएम पढ़ेंगे, जब हम एसएम पढ़ेंगे और एसएम में हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे या कोई बिजनेस लॉन्च करेंगे तो हम बोलेंगे कहाँ से पैसा आएगा, तो फिर आप बोलोगे सर डेट रेज करो, है ना, या आप बोलोगे सर इक्विटी इशू कर दो, या फिर आप बोलोगे सर रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग उठा लो। हाँ, लेकिन जरा सोचो ना, आपने एक सेकेंड, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें आपने अपना रिटेन अर्निंग लगाया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, रिटेन अर्निंग लगाया, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्या होगा। नहीं नहीं, आपकी नहीं थी, ये शेयर होल्डर्स की थी, आपकी मतलब तो आपके, हाँ देखो, एक सेकंड रुक जाओ। तो अब क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट। अब आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, तो आप एज अ मैनेजर फंड को अपना समझ रहे हो, यू आर नॉट कंसीडरिंग द रियल ओनर ऑफ द फंड एंड दे आर व्हाट, शेयर होल्डर्स। तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि मैनेजर इज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सपोज यू हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं बस एक चीज करके कंक्लूड कर देता हूं। आप कह रहे हैं बेस्ट सोर्स होगा, है ना, इट डिपेंड्स, एक शब्द में ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन में हम डील कर रहे हैं, कि हम बांटें या हम इन्वेस्ट करें, है ना। समटाइम्स हो सकता है कि रिटेन अर्निंग का कुछ पोर्शन हम इन्वेस्ट करें, कुछ पोर्शन हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो टोटली डिपेंड करेगा बिजनेस के कंडीशन पे। हाँ, तो इसीलिए तो, नहीं इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि जब हम डेट लेते हैं तो बेसिकली रिस्क किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। रिस्क किसको जाता है, हम डेट डेट वाले को रिस्क नहीं है, क्योंकि डेट वाले का क्या है, फिक्स है, उसको जाना ही जाना है। तो रिस्क किसको ट्रांसफर हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को। हम क्यों नहीं करते हैं, करते ही है ना, वो मैंने क्या कहा, वो भी सिचुएशनल है ना। अगर रिटेनिंग हमारे पास इतना है, सफिशियंट है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स ओके है उस चीज़ को लेके, तो हम क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ तो एमडी अपॉइंट होने में वोटिंग कराई जाती है शेयर होल्डर्स की, आप इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे। ऑब्वियसली। ओके, नाउ सी दिस। अब एक चीज, अब एक सवाल का मेरे को जवाब दो, ठीक है। यही है बेसिकली आपका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जरा देखिएगा, यहाँ एक है हमारा ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी में कुछ नहीं करना, वी टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट। एक है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, जिसमें हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। पहले क्या हम यूज करते हैं, इंटरनल फाइनेंस सीक्वेंस में, फिर डेट और फिर इक्विटी, रिटेन अर्निंग, जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो हमारा ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर इन विच मैनेजर में यूज सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल फाइनेंस यूज कर सकते हैं, डेट यूज कर सकते हैं, और इक्विटी यूज कर सकते हैं। ये सीक्वेंस होगा, ये क्या होगा मेरा, सीक्वेंस होगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि रिस्क क्या रहता है इंटरनल फाइनेंस में, मिनिमाइज रहता है, फिर हम डेट पे जाते हैं और फिर हम इक्विटी पे जाते हैं। इक्विटी को सबसे लास्ट में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, डाइल्यूशन कर देता है, ये ओनरशिप को क्या करता है, डाइल्यूट करता है, ठीक है। थियरी में हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम जब करेंगे तब देखेंगे। थियरी में क्वेश्चंस आते हैं, तो थियरी में हम बाद में काम करेंगे। थियरी की बुक जो है आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो हम लोग उसको अलग से कवर करेंगे। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, है ना, ताकि एक नज़र हम सब देख लें और संडे को हम इसको क्या कर दें, कंक्लूड कर दें, राइट। नेक्स्ट आओ, देखो ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस, याद है किसी को प्रोसेस, क्या क्या था, पहले ईपीएस निकाला, फिर एमपीएस निकाला, फिर चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
उसके बाद हमारे पास था इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट। इसमें क्या कह रहे थे हम? हाँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा क्या था? इंडिफरेंस पॉइंट, है ना। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करो और आगे बढ़ो। इंडिफरेंस पॉइंट, इसमें क्या था? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता था? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहता था कि इतना, एक से रुक जाओ, उसके बाद सवाल पूछना। ये कह रहा था इतना ईबीआईटी जिसपे ईपीएस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इतना ईबीआईटी जिसपे ईपीएस जीरो हो जाए। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब आप खुद देखते चलो। इसको ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो इतना ईपीएस, इतना ईबीआईटी जिसपे ईपीएस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट कवर कर रहे हैं? फिक्स्ड कंपोनेंट, फिक्स्ड वाला। रेसिडुअल कुछ भी नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। यानी कि अच्छा बताओ, व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या बचता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड टू 1 माइनस टी माइनस पीडी। ये बचा है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ईपीएस, है ना। अब जरा देखो, हमने कहा था ऐसा ईबीआईटी जिसपे ईपीएस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सो जीरो। ईपीएस क्या हो रहा है? ईपीएस को क्या करना है मेरे को? जीरो करना है। जीरो इज इक्वल टू, ये ऊपर गया जीरो हो गया। जीरो इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस पीडी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस पीडी अपन 1 माइनस टी। ये मेरा क्या हो गया? ऐसा ईबीआईटी जिस पे ईपीएस क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसको कहते हैं बीईपी। ये क्या हो गया मेरा? बीईपी। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है बताओ? इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है, इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर 1, दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर 2, तो हम कहते हैं वो ईबीआईटी जिस पे ईपीएस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर 2। दोनों का ईपीएस क्या हो जाए? सेम हो जाए। बताओ व्हाट इज ईपीएस? ये वाला उठा के डालो, ठीक है। व्हाट इज ईपीएस? तो आपने कहा इज इक्वल टू, ईपीएस इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस आई 1 माइनस टी। प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा दें, जरूरत के हिसाब से लगाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय एन, या ई रख देते हैं, ई मतलब इक्विटी। अब जरा देखो, हम कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट, इन डिफरेंस, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस। क्या होगा? इक्विवेलेंस, पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, मतलब इक्विवेलेंट होगा दोनों। ऐसा पॉइंट जिसपे ईपीएस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हमने कहा ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईपीएस 2, ईपीएस 1 इज इक्वल टू ईपीएस 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपन नंबर ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस I2 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर 2, है ना। इसी को यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकाल सकते हैं। दोनों ईपीएस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। इसको कहते हैं इंडिफरेंस और इक्विवेलेंस, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड द इंडिफरेंस। यही है ना हमारा। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट प्लस, ये इसके नीचे जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अगर ईबीआईटी फाइनेंशियल बीईपी से कम हुआ तो नेगेटिव होगा, अगर ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव हुआ। कहने का मतलब हम क्या कर पाएंगे? ज्यादा फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को ला पाएंगे। और अगर इक्वल हो गया तो जीरो। अगर ये बी जो ईबीआईटी है तो जीरो हो जाएगा ना, फिर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जीरो। इक्विवेलेंसी कहाँ है?
EBIT I माइनस 1 माइनस टी, और ये दोनों क्या होगा, दोनों को कंपेयर कर दो, इक्विवेलेंट पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा, राइट. सो दिस इज योर व्हाट, point of indifference, and this is your chapter. So while deciding optimal capital structure, हमने क्या कहा था, यही एनालिसिस हमें करना होता है. EBIT, EPS एनालिसिस, कितने एनालिसिस करने होते हैं बताओ, 3. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, बताओ कितने एनालिसिस हो सकते हैं इसमें हमारे पास, 3. पहला क्या था, EBIT, EPS, MPS एनालिसिस. दूसरा हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और तीसरा इन डिफरेंस पॉइंट. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में किस चीज की एनालिसिस थी, और इन डिफरेंस पॉइंट में किस चीज की एनालिसिस थी. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में किसकी एनालिसिस थी, किसकी, इन डिफरेंस पॉइंट में किसकी एनालिसिस थी, EBIT के साथ किसका, EPS का ना. EBIT के साथ किसका, EPS का. हमने क्या कहा था, EPS सेम होगा उस EBIT पे, और इसमें देखो EBIT के साथ किसका, EPS का, मतलब EPS क्या होगा, 0 होगा उस EBIT पे. यहाँ EPS क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, यहाँ EPS क्या हो रहा था, 0 हो रहा था. तो टेक्निकली ये जो एनालिसिस है, ये हमारा एनालिसिस किससे रिलेटेड है, EBIT, EPS. इसमें बस हम MPS लेके आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है, P रेशियो आ जाता है. अब मुझे बताओ, हाउ द PU रेशियो इज कंसर्न विद रिस्क. क्या PE रेशियो रिस्क फैक्टर को कवर करता है, यस. क्योंकि हम जानते हैं PE इज इक्वल टू व्हाट, MPS अपन EPS करता है ना. ये रिस्क फैक्टर को क्या करता है, कवर करता है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिसाइड कर सकते हैं किसको, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को. क्लियर है, क्लियर है. अब बताइए मुझे, हाँ तो क्या करना है, थ्योरी है ना, थ्योरी पे नहीं देखना है अभी. क्लियर है सबको, राइट. चलो अब मेरा एक सवाल है आपसे. एक फॉर्म है अनलीवर्ड है, और एक फॉर्म है जो लीवर्ड है, ठीक है. लीवर्ड फॉर्म जो है, इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है 1:1. मैं आपको केस 1 दे रहा हूं, ठीक है. और इसका जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, दैट इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ व्हाट, अनलीवर्ड, ठीक है. ये है, राइट. अच्छा देखो ना, एक सेकेंड. दूसरा सिनेरियो लो. दूसरा सिनेरियो है वैल्यू ऑफ फॉर्म, लिवरेज जो है उसका जो डेट इक्विटी रेशियो है 2:3 है, और वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ द लिवरेज्ड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ अनलिवरेज्ड, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ आप, कि सबसे पहले ये बताओ कि आर्बिट्रेज कैसे लगाओगे, किसमें बेचेंगे. लीवर्ड क्या होगा, बिकेगा, यस ना. लीवर्ड को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और किस में खरीदेंगे, अनलीवर्ड को बाई करेंगे. वो तो वही करते हैं ना, यही तो मैनिपुलेशन है ना मार्केट का. पर इन्वेस्टर्स तो यही करते हैं, जहां पैसा मिलता है वहां खरीदते हैं, और फिर बेच देते हैं, उसको धड़ाम से गिर जाता है शेयर, फिर दूसरे को खरीद लेते हैं, फिर उसको गिरने देते हैं, जब वो गिर जाता है अच्छा खासा, फिर उसको खरीद लेते हैं, है ना. तो सेल एंड बाई, इसको कहेंगे आर्बिट्राइज. अब हम जानते हैं कि 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है. पहला तो ये हो गया आर्बिट्राइज. दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसको, कॉर्पोरेट लीवरेज को, किससे, पर्सनल लीवरेज से या प्राइवेट लीवरेज से, है ना, करते हैं ना. तो इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में क्या होगा बताओ. मान लो 10% स्टेक था यहां, ठीक है. एक सेकेंड, यहां क्या करेगा, 10% स्टेक बेचेगा. 10% इसके पास शेयर होल्डिंग थी, इसने 10% स्टेक बेचा, तो 10% स्टेक बेच दिया,
और यहाँ 10% स्टेक क्या करेगा, खरीदेगा, बाई करेगा, खरीदेगा। जो सरप्लस अमाउंट बचा वो उसका क्या होगा, फायदा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि ऐसे सिचुएशन में वो कॉर्पोरेट लीवरेज को पर्सनल लीवरेज से कैसे रिप्लेस करेगा। और मैं चाहता हूं आप इस पे कंसंट्रेट करो। डेट इक्विटी क्या है, 1:1 है, और इधर क्या है, 2:3 है। यहां भी इसका क्या है, 10% स्टेक है। इसने 10% स्टेक को बेचा तो यहां क्या करेगा और यहां क्या करेगा। टेन परसेंट क्या किया इसने, मैं कह रहा हूं 10% शेयर होल्डिंग, आप 10% डेट बेच रहे हो। मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप कुछ और समझ रहे हैं। शेयर होल्डिंग आपकी 10%, तो डेट कैसे आप 10% बेच दोगे। डेट का 10% आप क्या करोगे ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि लिवरेज में अगर आपके पास 10% की होल्डिंग है तो इसका मतलब रिस्क भी आप 10% का ले रहे हो, डेट की तरफ से ले रहे हो ना। तो उस 10% के रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हो। नहीं, हमें तो आर्बिट्रेज करते हैं ना हम। आप एक्स्ट्रा शेयर खरीदोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम पे तो जाना ही है। तो अगर हम ये देखेंगे ना कि एक फर्म दोनों सेम रिस्क क्लास का है, तो एक फर्म जिसका वैल्यू ज्यादा था उसमें 10% बेचा, तो दूसरा फर्म जिसका वैल्यू कम था उसमें हमने कितना खरीदा, 10% खरीदा। हाँ, अब जो आपका सरप्लस अमाउंट होगा आपने का वो क्यों नहीं लगाऊंगा, वो लगाओगे ना आप, वो लगाओगे उसी से तो फायदा मिलेगा, इसीलिए तो शिफ्ट करोगे। समझ रहे हो। मान लो यहां से हमारे को, एक सेकेंड, यहां से बेच के मेरे को 10,000 रुपये मिले, ठीक है। यहां 9,000 रुपये में मेरे को 10% का स्टेक मिल गया, मिलेगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, कम है। तो मेरा कितना बच गया, 1,000 रुपया। ये मेरा फायदा है। इसको भी अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो इस पे मेरा रिटर्न क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हो गया ना, इस पे मेरा रिटर्न क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो इसीलिए तो मैं इसको छोड़ के इस पे जा रहा हूं। तो लॉजिक ही यही है। तो मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन पे ना एक चीज पे ध्यान देना। मैं आपको इन जनरल बताता हूं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मैं फिर से रिपीट करा दूंगा। सम टाइम व्हाट वी डू कि हमने अनलिवरेज्ड को बेचा, ध्यान दीजिएगा सब, अनलिवरेज को बेचा, ठीक है। हमारे पास कुछ अमाउंट आया, राइट। अब हम इसको लिवरेज्ड को बेचा, हमारे पास क्या आया, कुछ अमाउंट आया, मेरे को अनलिवरेज्ड में लगाना है, ध्यान दीजिएगा सब इधर। तो हमने क्या किया, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, राइट। इस अमाउंट को क्या किया हमने, इन्वेस्ट किया। देयर आर टू वे टू डू दैट, दो तरह के सिचुएशंस आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। एक क्या होता है कि इस अमाउंट का सर्टेन पोर्शन हमने क्या किया, इक्विटी में, और लीवरेज्ड फर्म जो अपने अंदर डेट रख के मेरे को फायदा दिखा रहा था, तो हमने इस फायदे को रिप्लेस कर दिया कि हमने क्या कर दिया, डेट बोरो कर लिया। हमने डेट क्या कर लिया, बोरो कर लिया। हम कंपनी को कहते हैं तुम बोरो कर रहे हो ना, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं खुद ही बोरो कर लूंगा। मैंने तुम्हारे कंपनी में पैसा लगा रखा है, तुम बोरो कर रहे हो, तुम रिस्क ले रहे हो, मेरे पे ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं अब ऐसा करता हूं कि तुम्हारे रिस्क को अपने डायरेक्ट अपने रिस्क से क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो हमने क्या किया, इस डेट को क्या कर लिया, बोरो कर लिया। अगर हमने इस डेट को बोरो किया तो इस पे मेरे को क्या देना होगा, इंटरेस्ट। क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो ये मेरा एक एक्सपेंस आ गया। और हम अब ये जो इक्विटी बेच के जो पैसा आया यहां से, और जो डेट मैंने रेज किया था, ये इक्विटी बेच के जो मेरा अमाउंट आया, और हमने इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो हमने डेट रेज किया था, इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनिए। ये लिवरेज है। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि मैंने डेट लिया है, मैं आपको फायदा दूंगा।
आप कहते हैं आपने जो डेट लिया है जिसका आप फायदा दे रहे हो मुझे, आप जो लिवरेज से फायदा दे रहे हो, मैं ये नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, इसको बेच देता है। यहां से बेच के जो पैसा मिला उसको, वो पैसे से वो क्या करेगा, अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स को खरीदेगा। ठीक है, अनलीवर्ड फर्म के शेयर को खरीदेगा, क्या इन्वेस्ट कर देगा, किसमें, इक्विटी में। अब ये कहता है कि ये जो डेट है, मान लो इस कंपनी में मेरा 10% स्टेक था, तो अगर डेट आया तो डेट में मेरा रिस्क कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 10% का। तो इस डेट का 10%, मान लो ये 5 लाख का डेट था, तो इसका 10% वो क्या करता है, बोरो कर लेता है मार्केट से, लोन ले लिया मान लो। उसने क्या किया, उस टोटल डेट का 10% क्या कर लिया, बोरो कर लिया। तो इसके पास फिर से अमाउंट आया, तो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हुआ। इस टोटल अमाउंट से इसने क्या किया, अनलीवर्ड के शेयर्स खरीद लिए, खरीद लिया। जब ये खरीदा इसने, तो उसके बाद जो उसकी टोटल अर्निंग होगी उसमें से बस वो क्या करेगा, इंटरेस्ट को माइनस कर देगा। अगर ये 15% 8% पे था, तो ये भी कितने पे था, 8% पे था, इसको क्या मिल गया, फायदा मिल गया। बट इट इज नॉट ऑलवेज बोरोड। अब इस बात को ध्यान रखना, इन सब सिचुएशन यू ऑल्सो लेंड। आप क्या करते हैं, लेंड भी करते हैं। जैसे हमने अनलीवर्ड, मैंने लिवर्ड को बेचा, लिवर्ड को क्या किया, बेचा। लिवर्ड को बेचने के बाद जो टोटल डेट था, जो टोटल डेट था लिवर्ड का, उसका मान लो 10% स्टेक था मेरा, तो 10% हम बोरो ना करके क्या कर देते हैं, लेंड कर देते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, हाँ यही तो आपको, यही तो समझना है कि कब करेंगे, बताओ। नहीं, मैं कहता हूं लेंड ही क्यों करेंगे, इक्विटी ही खरीद लो ना। हाँ तो लेंड क्यों करेंगे, इक्विटी खरीद लो ना। तो कैसे कहोगे आप, किस सिचुएशन में क्या बोलोगे, बस। जब लिवर्ड में बेचोगे, हाँ हाँ, चलेगा। हम्म, हाँ अब देखो बचेगा, 10% बेच के 10% खरीदने के बाद फंड बचेगा, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन ये भी कह सकता है, कभी कभी आपको कम वैल्यू वाले फर्म को बोलेगा इसको बेचो। हाँ, क्या कर सकता है क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्वेश्चन मान लो इस तरह से डेटा दिया, और लास्ट में बोलता है, मान लो एक बोला ए कंपनी बी कंपनी, और लास्ट में कहता है ए को बेचो। और जब आपने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट किया तो आपने देखा ए जो है उसका वैल्यू कम है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कम वाले को बेचो, तो उसमें हम डिबेट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में गलती है, हम क्या करेंगे, कम वाले को बेच देंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे को दिख सकता है। सो ठीक है, दैट्स ओके, है ना। तो कब लेंड करेंगे और कब बोरो करेंगे, इसको क्या करना है, बस ध्यान में रखना है, और कोई वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं है। दो जगह से देखो, अब हमारे को क्या है, एमएम एक, नंबर 2 ये बीपी, ठीक है, इंडिफरेंस दोनों एक साथ आ गया, एमएम बीपी इंडिफरेंस, और चले जाओ ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस, दैट्स इट। अब इसी में से किसी पे क्या आएगा, आता है, क्वेश्चन आता है ना, यही हमारे टॉपिक्स है। इसी में से किसी पे क्या आएगा, क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप ना, तो सबसे फंडामेंटल चीज है बालक, वो ये है, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। और बस इतना याद रखना, विद टैक्स विदाउट टैक्स में सिर्फ टैक्स का ट्रीटमेंट करना है लॉजिकली, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। अगर आप टैक्स का ट्रीटमेंट लॉजिकली कर देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, तो इकोनॉमिक्स की चिंता मत करो, इकोनॉमिक्स हट रहा है, इकोनॉमिक्स हट रहा है। हाँ, न्यू सिलेबस में इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में जा रहा है, न्यू सिलेबस नवंबर 23 में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। कर रहा हूँ मेरा मतलब, हाँ नहीं हो रहा है, वो अपना अपनी पढ़ाई करिए। अब मई 24, उससे पहले नहीं है। कब आएगा, मई 24। तो क्लियर है सबका, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो कैपिटल स्ट्रक्चर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे? यस और नो? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? ठीक है, तो नहीं नहीं, हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? तो नहीं, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, मैं बताता हूँ ना कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। आप कह रहे हो नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। कहाँ होता है बताता हूँ। जब हम क्वेश्चन में पजल होते हैं, जब हम क्वेश्चन में क्या होते हैं, पजल होते हैं, आप उस पजलनेस को कैसे फील करोगे? देखो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पजलनेस में कुछ और कह रहा था। पजलनेस क्या होता है कि हम एक होता है कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, फिर क्या कैलकुलेट करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग टू कीप केयर ऑफ। क्योंकि होगा क्या एग्जामिनेशन में, अगर सीक्वेंस आपका डिस्टर्ब होता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्या फॉर्मूला लगाएं। और फिर जल्दबाजी में फॉर्मूला में क्या होती है, गलतियां होती हैं। हम तो सॉल्व करके आ जाते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत आसान था, सॉलिड था, मैंने कर दिया, और मार्क्स नहीं आता है। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हमारे स्टेप्स और एक हमारा फॉर्मेट। कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमारे कोई भी बड़ा कैलकुलेशन हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, हर एक बड़े कैलकुलेशन का क्या करना है, वर्किंग नोट शो करना है, राइट। और स्टेप्स को जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में स्टेप आना चाहिए। वाई आई ऑलवेज रेफर इनकम स्टेटमेंट, द लॉजिक इज वेरी सिंपल, स्टेप शुड बी इन माइंड। विदाउट स्टेप सॉल्व करके आओगे, रैंडमली सॉल्व करके आओगे, मार्क्स डिडक्ट होगा। मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा। जब मार्किंग होती है ना प्रैक्टिकल पेपर्स में, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। क्वेश्चन आपसे कोई ऐसा पूछा ही नहीं जाता है एफएम में जो इजीली सॉल्व ना हो। तो हम करें संडे को एक टेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर पे, तो कल ही करेंगे, और मंडे से हम कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट। और 24 to 37 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन मुझे वर्दी लग रहा है, जैसे शुरू का ही 24 नंबर सॉल्व कर लिया, अटेम्प्ट किया था आपने, मंडे से हम ऑल्टरनेट करेंगे, उसको अटेम्प्ट नहीं किए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, इस तरह से 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा कल, है ना। और वो करने के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और जो शीट मैंने आपको दी है ना, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना, उसी को 4 बार बनाना है। तो आते ही वो कर लेना ना, देख लेना ना उसको। चलिए, वे स्टॉप हियर टुडे। कल हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे टेस्ट करेंगे। और जो बच्चे लाइव हैं, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, आज तो रिव्यू था, आपको मैंने बताया था कल, ठीक है। और मंडे से वी विल स्टार्ट विद कैपिटल बस्टिंग। मंडे से क्या करेंगे, कैपिटल बस्टिंग को स्टार्ट करेंगे।